नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, अनिल विज ने बढ़ाई कंडक्टरों की मुश्किलें, हरियाणा में 20 लाख देकर मंगवाई अमेरिका से बॉडी, खट्टर के बयान पर भड़के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा ने पीएम अमृत योजना पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, सीएम नायब सैनी ने यूथ समारोह में की बड़ी घोषणा, केजरीवाल ने अमित शाह को किया खुला चैलेंज, अभी तक ट्रंप के शपथ ग्रैंड समारोह की टिकटें बेचकर कमाए 1400 करोड़ रुपए, बजट में मोदी सरकार महिलाओं को दे सकती है बड़ा तोहफा, बाबा रामदेव ने अपने पिता व नाना के सुनाए लठ मारने के किस्से, 2 लड़कियों ने दिल्ली में की समलैंगिक शादी, महिला ने तहसीलदार पर लगाए 17 साल तक गलत काम करने के आरोप, दिल्ली चुनाव से पहले बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, बीजेपी ने केजरीवाल को बताया पूर्वांचलियों का दुश्मन, दिल्ली में चल रहा वोटर आईडी का नकली खेल, गुस्से में पति ने पत्नी को कस्सी मारकर किया ढेर। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं, अनिल विज ने कैसे बढ़ाई हरियाणा के कंडक्टरों की मुश्किलें। जी हां, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त 800 से अधिक बस कंडक्टरों के अनुभव प्रमाण पत्र शक के घेरे में आ गए हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने सबकी रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसके बाद रोडवेज के सभी डिपो के महाप्रबंधकों यानी कि जीएम को इन प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई कुछ उम्मीदवारों द्वारा नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल किए गए फर्जी प्रमाण पत्रों शिकायतों के बाद की गई है। मुख्यालय के निर्देशों के बाद कई डिपो के जीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक समिति भी गठित कर दी है। हरियाणा के करनाल जिले में रहने वाले युवक मनीष की बॉडी उसके घर पहुंच गई। यहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मनीष की 15 दिन पहले अमेरिका में हार्ट अटैक से जीवन लीला समाप्त हो गई थी। उसके शव को भारत लाने के लिए उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए हरियाणा सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। हालांकि सरकार से सहायता नहीं मिली, इसलिए परिवार 20 लाख रुपए खर्च कर उसके पार्थिव शरीर को भारत लेकर आया। युवक के परिवार का कहना है कि अब उनके ऊपर 58 लाख रुपए का कर्जा हो गया है, क्योंकि मनीष को अमेरिका भेजने में भी उन्होंने 38 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके लिए उन्होंने जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया था। हरियाणा के रोहतक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पंडित नेहरू को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहकर एक नया विवाद शुरू कर दिया है। इसका जवाब देते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल को ही एक्सीडेंटल सीएम बता दिया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने रोहतक स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत बेमौसमी बरसात से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी से श्वेत पत्र मांगा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के शहरों और कस्बों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ साथ पानी, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शुरू की गई अमृत योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यह योजना जहां भी शुरू की गई वहां बुरी तरह विफल रही है। सरकार को इस योजना पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस पर कितना पैसा खर्च हुआ और क्या काम हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। सीएम सैनी ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने युवाओं के हित में कई काम किए हैं, साथ ही आगे भी करेंगे। सरकार आपके हर प्रयास में साथ खड़ी है। विदेश जाने से लेकर युवाओं के रोजगार के लिए सरकार हमेशा साथ खड़ी है। सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के 1,72,000 युवाओं को नौकरी भी दी है। आइए बात करते हैं केजरीवाल द्वारा अमित शाह को दिए गए खुले चैलेंज की। जी हां, पूर्व सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की सकूर बस्ती से अमित शाह को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कई इलाकों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी हैं। अगर वह झुग्गी वालों को उसी जमीन पर मकान बनाकर देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल ने भाजपा से यह भी कहा कि जिन झुग्गी बस्ती वालों के केस कोर्ट में चल रहे हैं आप वापस ले लीजिए, मैं चुनाव न लड़ने की गारंटी देता हूं। दरअसल
शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में कहा था कि हर झुग्गी वालों को भाजपा पक्का मकान देगी। उसके बाद लगातार अब आम आदमी पार्टी व बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी से पहले कमा चुके हैं 1400 करोड़ रुपए। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। वे यहां नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण आयोजन समिति ने इसके लिए भारत को न्योता भेजा है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले को भी निमंत्रण भेजा गया है। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोली लेविट ने चीनी राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ट्रंप की आयोजन टीम ने प्रोग्राम के लिए अभी तक 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जुटा ली है। माना जा रहा है कि जल्द यह आंकड़ा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए बड़ा डोनेशन देने के बाद भी कई लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, क्योंकि सारे वीआईपी टिकट खत्म हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे। यह बजट दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आएगा। आदर्श आचार संहिता के चलते बजट में इसे लेकर भले ही कोई सीधी घोषणा नहीं हो, लेकिन मोदी सरकार महिलाओं पर केंद्रित कई स्कीमों का ऐलान अपनी मंशा जाहिर करने के लिए कर सकती है। ऐसे में बजट में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर सबकी नजर रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी के बाद महिलाओं के लिए योजनाओं का विस्तार संभव है। पहली बार महिलाओं के लिए कई योजनाओं पर बड़ा बजट आवंटित किया गया था। ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान कर माहौल बना दिया है, चुनाव से ऐन पहले मोदी सरकार इस मामले में कतई पीछे नहीं रहने वाली है। महिलाओं पर फोकस रखने के अलावा कुछ और बड़े ऐलान भी बजट में देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं बाबा रामदेव से जुड़े 2 किस्सों की, जिसमें वो अपने पिता व नाना के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, योग गुरु बाबा रामदेव ने एक इंटरव्यू में अपने गांव का एक किस्सा सुना है। रामदेव ने बताया कि हमारे पिता बहुत कठोर थे। उन्होंने बताया कि एक बार मैं अपनी भैंस को पानी पिलाना भूल गया। पिता इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने मुझे पूछा कि तूने भैंस को पानी क्यों नहीं पिलाया। वो लठ लेकर आए और मुझे पूरे गांव में दौड़ाया। पिता पीछे पीछे और बेटा आगे आगे भाग रहा था। मेरे पिता बहुत कठोर अनुशासन वाले हैं। मेरे जीवन में जो शौर्य, दृढ़ता और पराक्रम जो है वो पिता से ही आया है। रामदेव ने कहा कि माँ मुझे ज़्यादा याद रहती है और पिता थोड़े कम। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा माँ ही जपता रहता हूँ। मेरे पिता ने आज तक ऐसा नहीं कहा कि छोरे मेरा भी नाम ले लिया कर, कभी मुझे भी याद कर लिया कर। इतना ही नहीं, रामदेव ने अपने पिता से जुड़ा एक और किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जब मैं गुरुकुल में पहुंचा तो मेरे पिता वहां भी लठ लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि छोरे गुरुकुल से निकलना है या नहीं निकलना है, धरती में गाड़ दूंगा। मैंने उस समय पिताजी से कहा था कि बेटा आपका ही हूँ, चाहे धरती में गाड़ दो या मार दो, मुझे पढ़ना गुरुकुल में ही है। तब उन्हें पता चल गया कि खून तो मेरा ही है, ये आएगा नहीं। उसके बाद वो नाना को लेकर आए। मेरे नाना पिता से भी ज़्यादा अड़ियल थे, वो भी लठ लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिले उससे सीख ले लेनी चाहिए। आइए बात करते हैं एक सनसनीखेज मामले की। जी हाँ, बिहार के बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ की 2 लड़कियों ने दिल्ली के एक मंदिर में शादी करके सबको चौंका दिया है। दोनों ने 10 दिसंबर को घर से भागकर शादी की। इस घटना के बाद अधिकारों और समलैंगिक विवाह पर फिर से बहस छिड़ गई है। लक्ष्मी के परिवार ने प्रज्ञा के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस के दबाव के बाद दोनों ने थाने में आकर अपनी शादी की जानकारी दी। बता दें कि भारत में समलैंगिक विवाह मान्य नहीं है। आइए बात करते हैं तहसीलदार पर लगे आरोपों की। जी हां, ग्वालियर में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि वह तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की पत्नी है। इसके अलावा उसकी 3 और पत्नियां भी है। कारनामे उजागर होने के बाद महिला ने तहसीलदार के खिलाफ शिकायत देकर कलेक्टर और एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। हम आपको बता दें कि 34 साल की महिला का आरोप है कि 2006 में उसके पति का देहांत हो गया था। 2008 में तहसीलदार शत्रुघ्न से उसकी मुलाकात हुई थी। 2010 में तहसीलदार शत्रुघ्न ने मंदिर में उससे शादी की और 17 साल से यौन शोषण कर रहा है। इस दौरान 2014 में उसने शत्रुघ्न के बेटे को भी जन्म दिया। शिकायत में यह भी बताया कि तहसीलदार ने पोस्टिंग वाली हर जगह पर उसको हमेशा साथ रखा।
अगले महीने होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड मामले में आप विधायक को नया नोटिस भेजा है। इस मामले में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। इससे एक दिन पहले भी पुलिस ने मोहिंदर गोयल को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। हालांकि आप विधायक ने पहला नोटिस मिलने से इनकार किया था और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने नया नोटिस भेजा है। वहीं पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी विधायक गोयल पर निशाना साधा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाकर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि पूर्वांचली उन्हें सबक सिखाएंगे। बीजेपी ने केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन बताते हुए एक पोस्टर भी जारी किया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर पहले फर्जी वोटर कहने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आम आदमी पार्टी के लिए फर्जी वोटर बन गए हैं, लेकिन रोहिंग्या और घुसपैठिए उनके करीबी रिश्तेदार हैं। राजधानी दिल्ली के किरारी विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटर आईडी बनाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 30 दिसंबर 2024 को चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने प्रेम नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि 5 लोगों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की कोशिश की है। पुलिस ने बहरहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए बात करते हैं पति द्वारा पत्नी को कसी मारकर ढेर करने की। जी हां, हरियाणा के झज्जर में एक युवक ने अपनी पत्नी को कसी मारकर ढेर कर दिया और उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल सुबह दोनों अपने प्लाट में काम करने गए थे। वहां उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पति ने गुस्से में आकर पत्नी सरिता के सिर पर कसी से वार कर दिया। आरोपी पति ओमवीर 36 साल का है, शाहजहांपुर गांव का रहने वाला था। जब दोनों काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो परिवार के अन्य सदस्य प्लाट पर गए तो देखा कि सरिता बेहोश पड़ी थी। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां सरिता को डॉक्टरों ने सर्व सुधारने की बात कही। आरोपी ओमवीर कुछ देर बाद छुछकवास पुलिस चौकी पहुंचा। यहां उसने पुलिस अधिकारियों को बताया कि मैंने गुस्से में अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी को कसी मारकर ढेर कर दिया। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।